दोस्तों, आज की कहानी है सुसाइड नोट। तो चलिए शुरू करते हैं। आंटी, आप मेरे वुड बी हस्बैंड को देखेंगी तो देखती रह जाएंगी। 4 जून को वो दिल वाले आएंगे और इस दुल्हनिया को ले जाएंगे। शर्माते मुस्कुराते शालिनी ने बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में मुझसे ये बातें कहीं। मैं कभी उसके चेहरे को देखती और कभी कल के दृश्य के बारे में सोचती। कल से आज तक इन 24 घंटों में शालिनी में जबरदस्त आत्मविश्वास आ गया था। कहाँ कल पापा से बेतहाशा पिट रही शालिनी कातिर आंखों से बचने की गुहार कर रही थी, वहीं आज उसकी आंखें उम्मीदों से भरी थीं। यह जरूर है कि कल भी शालिनी पापा के आगे नहीं झुकी और आज भी यह बताती जा रही थी। पूरी रात सोचने के बाद सुबह मैंने तय कर लिया कि पापा के खिलाफ थाने में शिकायत करूंगी। ये देखिए, शिकायत लिख भी ली है। मैंने उसके हाथ से कागज पकड़ा और पढ़ने लगी। मैं शालिनी, उम्र 22 वर्ष, मकान नंबर 2/32, नेहरू नगर, वाराणसी की निवासी हूँ। मेरे पिता से मुझे जान का खतरा है। वह मेरी इच्छा के विपरीत मेरी कहीं और शादी करना चाहते हैं। आए दिन गाली गलौज और मारपीट करते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा होंगे। इतना पढ़कर मेरे अंदर हुक सी उठने लगी। इससे आगे पढ़ने की मैंने जरूरत नहीं समझी। कागज शालिनी को वापस कर दिया। शालिनी ने कागज लिया और धड़धड़ाती हुई सीढ़ियां उतर गई। मैं भी अपने घरेलू कामकाज में व्यस्त हो गई। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए लगा दिए। घड़ी पर नजर गई, 12 बजने वाले थे। आलू छीले और बाउल में डालकर माइक्रोवेव में रखा। तब तक मशीन ने कपड़े धुल जाने का अलार्म बजा दिया। मैंने बकेट में कपड़े निकाले और बालकनी में आ गई। हैंगर पर कपड़े टांगने के लिए मुड़ी ही थी कि शालिनी के घर के गेट पर 4 पुलिस वाले खड़े नजर आए। एक बार दिल धक से कर गया कि शालिनी के साथ कुछ बुरा हो गया। तभी शालिनी गेट खोलती दिखी। थोड़ा सुकून मिला, दिमाग की बत्ती जली। लगता है शालिनी की शिकायत पर पुलिस आई है। उसके पापा भी गेट पर आ गए। पुलिस वालों ने कुछ देर वहीं खड़े खड़े बात की और चले गए। गेट पर सन्नाटा छा गया। मैंने हाव भाव से अनुमान लगाया कि पुलिस शालिनी के पापा को समझाने और चेतावनी देने आई होगी। मुझे सुकून मिला। शायद इसी से शालिनी के साथ क्रूरता कम हो जाए। पूरे दिन में बार बार बालकनी में चली जाती और शालिनी के घर की तरफ देखकर वापस लौट आती। अगर आप भी सोच रहे हैं कि मुझे दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने की आदत है तो आप गलत हैं। पूरे मोहल्ले में केवल एक शालिनी है जिससे मेरी अच्छी छनती है। उसकी मम्मी से भी बातचीत होती है। मोहल्ले की अन्य आंटियों से मेरा दुआ सलाम भरा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि शाम होते ही अपने अपने घर के गेट पर खड़े होकर पड़ोसियों का चिंद्रवेशन किया जाए। फलां की बेटी आज क्या पहनकर कॉलेज गई, फलां का लड़का किसी लड़की को आज अपनी मोटरसाइकिल पर घुमा रहा है, किसका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, फलां को अपनी लड़की की शादी की चिंता नहीं है। मिसेस गुप्ता के यहाँ एक लड़का आए दिन आता है, जरूर कोई चक्कर है। मोहल्ला लाइव में यही चर्चा के खास विषय होते हैं। शालिनी और मेरा परिवार खुलकर इस गलगोचर में शामिल नहीं होते, इसलिए हम भी चर्चा में आ ही जाते हैं। वैसे कभी कभी मुझ में भी निंदा रस पाने की अदम्य इच्छा फन उठाने लगती है, लेकिन अपने पति के टेरर से मैंने मन महसूस कर रह जाती हूँ। कई बार लगता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है क्या। ऐसे विचार मन में आने में कुछ भी गलत नहीं है। अरे मैं भी क्या बयान करने लगी। हाँ, तो मैं पहले आपको शालिनी के परिवार के बारे में बताती हूँ, फिर शालिनी के उन कर्मों पर चर्चा की जाएगी जिससे आजकल वह टॉक ऑफ द मोहल्ला में टॉप पर है। शालिनी का परिवार रिजर्व रहता है। इसकी पहली और मोहल्ले में मान्य वजह यह है कि वे अनुसूचित जाति के हैं और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से दबे हैं। बाकी मोहल्ला बाऊ साहब और पंडित जी लोगों का है जो अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं। शालिनी की मम्मी इस भय में किसी से घुलती मिलती नहीं है कि कहीं उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार न कर दिया जाए। उनका भय गलत भी नहीं है। एक बार मेरे बहुत कहने पर वह होली मिलने सिंह साहब के घर गई। वहाँ सभी को स्टील के गिलास में पानी मिला और उन्हें शीशे के गिलास में। उन्होंने पानी नहीं, अपमान का घूंट भर भर कर पिया। इस घटना के बाद मैंने कभी उनसे किसी के घर चलने के लिए नहीं कहा। शालिनी की मम्मी को एक भय और रहता था कि उनके शरीर पर चोट के निशान किसी को दिख न जाएं। तभी वह साड़ी के पल्लू से अपने को ढके रहती थी।
एक बार मेरी नज़र खून रिश्ते घाव पर पड़ गई और मैंने पूछ लिया, अरे भाभी कैसे चोट लग गई? मैं दौड़कर अंदर गई, डिटॉल और रुई ले आई, उनका घाव साफ करने लगी। उनकी आंखों से लगातार आंसू झर रहे थे, जैसे मैंने उनकी दुखती रग को केवल देखा ही नहीं, छेड़ भी दिया है। वह फपक पड़ी, शालू के पापा ने कल रात मारा था। मैं हतप्रभ थी। बैंक में अधिकारी, प्रसिद्ध कवि और शान दिखने वाले प्रसाद इतने क्रूर हैं। थोड़ा हिचक के साथ मैं केवल इतना पूछ पाई, ऐसा क्यों? वह शांत रही। मैंने फिर कुरेदा। पहले वह हिचकिचाई, पिछले 30 बरस से ये झेल रही हूँ। शादी के 2 वर्ष तक सब ठीक रहा। गर्भवती हुई तब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली बेटी किरण का जन्म हुआ, तभी से इनका व्यवहार बदलने लगा। इन्हें और इनके परिवार को बेटा चाहिए था, लेकिन मैंने बेटी को जन्म दिया। वक्त बेवक्त इस बात का ताना देने लगे। फिर प्रेग्नेंट हुई और भगवान ने एक और बेटी दे दी। ऑपरेशन से दूसरी बेटी का जन्म हुआ था। ये इतने नाराज हुए कि दूसरे दिन ही अस्पताल से घर ले आए, जबकि डॉक्टर ने 3 दिन बाद डिस्चार्ज करने के लिए कह रहे थे। घर आने पर मैंने अपनी तकलीफ बताई तो ये बरस पड़े। उस दिन पहली बार ताने के साथ लात घुसे भी चले। मैं बेदम हो गई। मायके से सहारा मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए सब सहने लगी। तीसरी बार भी बदकिस्मती से मेरा साथ नहीं छोड़ा और बेटी ही पैदा हुई। बेटियों को प्यार दुलार देना दूर, अब तो इन्होंने मुझसे वो बच्चों से बात करना भी बंद कर दिया। ये केवल घर का खर्च देकर पति व पिता की जिम्मेदारी उठा रहे थे। कभी कभी जबरदस्ती अपनी शारीरिक जरूरत भी पूरा करते। इसी बीच शालिनी मेरे पेट में आ गई। मेरे सास ने पुत्र प्राप्ति अनुष्ठान कराया, जिसमें हजारों रुपयों खर्च हुए। डिलीवरी का समय आया, मेरा दिल बैठ रहा था। इस बार भी सिजेरियन हुआ। जब मुझे होश आया, मैंने चारों ओर नजर डाली। पूरे कमरे में सन्नाटा था। सामने की कुर्सी पर किरण बैठी थी। सामने पालना खाली पड़ा था। अनहोनी की आशंका मन में उमड़ने घुमड़ने लगी। तभी दरवाजा खुला और नर्स अंदर आई। मैंने उसकी ओर आंसू भरी आंखों से देखा। वह मेरे दिल का हाल समझ गई और करीब आ गई। मेरे हाथ को सहलाते हुए बोली, घबराइए नहीं, बड़ी प्यारी बेटी पैदा की है आपने। ऑपरेशन के दौरान बच्ची के पेट में गंदा पानी चला गया है, इसलिए आईसीयू में रखा गया है। 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, तब आपको दे देंगे। नर्स की बात सुनकर ढांढस बंधा। मैंने किरण से पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? दादी आ गई। उसने बताया कि ऑपरेशन के बाद नर्स ने बाहर आकर बताया कि लक्ष्मी आई है। ये सुनने के बाद पापा बाहर चले गए, तब से नहीं लौटे। दादी भी नहीं आई। हाँ, शांति चाची आई हैं। तब तक शांति भी आ गई। शांति मेरी देवरानी है, जिसके 3 लड़के हैं। ऑपरेशन के तीसरे दिन ही इन्होंने डिस्चार्ज करा लिया। बिना बच्ची को लिए मुझे घर पर भेज दिया गया। कुछ घंटों बाद शांति बच्ची को लेकर आई। उसने बताया कि डॉक्टर कह रही थी कि बच्ची का वजन बस 1.5 किलो है। पेट में गंदा पानी भी चला गया है, इसलिए इन्फेक्शन का डर है। इसका बचना मुश्किल है, पर वह बच गई। शांति बस 1 हफ्ते रहकर चली गई। ऑपरेशन का शरीर संभालने का मौका ही नहीं मिला। किसी तरह नवजात और 3 बेटियों की देखभाल की। मैंने ही उसका नाम शालिनी, शालू रखा। मैंने टोका, भाई साहब देखभाल नहीं करते थे। वह रोने लगी। शालू के पापा ने 6 महीने तक उसका मुंह नहीं देखा। 6 महीने बाद शालू की दादी मिलने आई। तब उन्होंने शालू को उसके पापा की गोद में डाला। कुछ मिनट बाद ही उन्होंने उसे वापस कर दिया। जीने के लिए शालू ने बहुत संघर्ष किया है। यह जानने के बाद मेरा उससे सहानुभूति का रिश्ता बन गया। मैं इस मोहल्ले में 10 साल पहले रहने आई थी। इन 10 सालों में मैंने शालिनी को युवा होते देखा है। काली पतली दबी सहमी सी लड़की से सांवली सलोनी छरछरी युवती बनने का उसका सफर मैंने महसूस किया है, क्योंकि उम्र में मुझसे काफी छोटी होने के बाद भी वह एक सहेली की तरह मुझसे सब शेयर करती रही। अपनी आदत के मुताबिक मैं केवल उसकी बातें सुनती थी, न ज्यादा सवाल करती और न ही सलाह देती। इन 10 वर्षों में मैंने कभी उसके घर से हंसी खिलखिलाहट की आवाज नहीं सुनी, जैसे सबको सहम कर रहने की आदत पड़ गई थी। देखते देखते शालू की 3 बहनों का ब्याह हो गया। 3 शादियों में मैंने बस कन्यादान के समय उसके मम्मी पापा को साथ देखा। ना कभी शॉपिंग करने जाते देखा और ना बैठकर बतियाते देखा। अब शालू और उसके मम्मी पापा ही घर में रह गए थे। हमेशा
घर में सन्नाटा छाया रहता। तीनों घर के 3 कमरों में अपनी बुनी जिंदगी में व्यस्त रहते। मिस्टर प्रसाद सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बाहर रहते और सुबह शाम अपनी बागवानी में व्यस्त रहते। शालू की मम्मी की दुनिया किचन और टीवी के बीच सीमित थी। शालू बचपन से ही पढ़ने में तेज थी। सेल्फ स्टडी कर उसने 12वीं की परीक्षा फर्स्ट क्लास से पास की। खुद ही दौड़ भाग कर सरकारी SC/ST फ्री कोचिंग में दाखिला करवाया। ग्रेजुएशन के साथ बैंक कंपटीशन की तैयारी करने लगी। एक दोपहर शालू की मम्मी के पेट में भीषण दर्द उठा। शालू ने मुझे आवाज लगाई। मैं दौड़ते भागते पहुंची। वह दर्द से तड़प रही थी। मैंने शालू को कहा कि अपने पापा को फोन मिलाओ। शालू इधर उधर देखने लगी। मैंने फिर कहा। उसने सपाट आवाज में कहा, पापा का नंबर मेरे पास नहीं है। मैं यह सुनकर सन्न रह गई। एक बेटी के पास उसके बाप का नंबर नहीं है। कुछ और कहती इससे पहले शालू ने एम्बुलेंस का नंबर डायल कर दिया। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ गई। शालू की मम्मी और शालू के साथ मैं भी एम्बुलेंस में बैठ गए। इनको इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। मैंने शालू से पूछा कि पापा ऑफिस से लौटे तो घर में कैसे जाएंगे। उसने ठंडा सा जवाब दिया, उनके पास चाबी है। घड़ी पर नजर गई। 6 बज चुके थे। मैंने घर लौटने का फैसला किया। आते समय शालू को हिदायत दी कि कोई भी जरूरत पड़े तो बेहिचक फोन करना। मिस्टर प्रसाद ऑफिस से घर आ चुके थे और रोजाना की तरह अपनी बागवानी में व्यस्त थे। मन में आया कि उन्हें बता दूं कि उनकी पत्नी अस्पताल में है, लेकिन उनके घर की कहानी दिमाग में कौंधी और कदम अपने आप ही अपने घर की ओर मुड़ गए। सीढ़ियों चढ़ते ही पतिदेव के सवाल से सामना हुआ, कहाँ चली गई थी? मैंने सपाट जवाब दिया, शालू की मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, उन्हीं के साथ अस्पताल गई थी। शालू और उसकी मम्मी दोनों वहीं हैं। पति ने टोका, अभी तो प्रसाद जी मिले थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने जवाब दिया, उन्हें पता ही नहीं है। पतिदेव चौंक पड़े और नाराज हुए। कहा, तुम्हें अभी बताते हुए घर आना चाहिए। सुनो, तुम ही बता दो। मैंने ऊपरी मन से कह दिया। एक बार मन में आया कि शालू के घर के बारे में जो भी पता है इन्हें बता दूं, लेकिन ये सोचकर रुक गई कि पता नहीं इनका क्या रिएक्शन होगा। सीढ़ियों से उतरने की आवाज कानों में पड़ी, यानी ये प्रसाद जी के घर जा रहे हैं। 5 मिनट बाद ही वह सीढ़ियां चढ़ते नजर आए। मैंने पूछा, क्या हुआ? प्रसाद जी नहीं मिले। पतिदेव भन्नाए हुए थे। अजीब आदमी है, कहता है अस्पताल गई हैं तो घर लौट कर आएगी ही। मैंने इनका मूड खराब देखकर बात बदली। छोड़ो, तुम भी कहाँ मूड खराब कर रहे हो, चलो चाय पीते हैं, साथ में मठरी बना दूं या चिप्स तल दूं। जवाब मिला, कुछ भी दो, चाय थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना। हम दोनों ने चुपचाप चाय पी, जैसे बातों का खजाना खाली हो गया हो। फिर मैं खाना बनाने में व्यस्त हो गई। रात के करीब 11 बजे घर की बेल बजी। बालकनी से झांक कर देखा तो शालू खड़ी थी। हाँ बताओ शालू, मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, मम्मी को घर ले आई हूँ, अब दर्द से राहत है। कल कुछ टेस्ट कराने हैं, क्या आप साथ चल सकती हैं? कितने बजे चलना है? मैंने पूछा। सुबह 8 बजे तक, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, रुको अभी बताती हूँ। मैं पति से मशविरा करने अंदर आई। पहले तो उन्होंने नानुकुर की, फिर कहा चली जाओ। मैं भी यही चाहती थी। बालकनी में जाकर शालू को बोल दिया कि चिंता मत करना, मैं साथ चलूंगी। सुबह का नाश्ता बनाकर मैं शालू और उसकी मम्मी के साथ अस्पताल चली गई। दोपहर 2 बजे तक सारी जांच हो गई। मैं शालू की मम्मी के साथ बैठी रही और शालू एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक दौड़ भाग करती रही। बीच बीच में वह मम्मी को दिलासा भी दे जाती, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कभी वह बेटे का धर्म निभाती दिखती तो कभी पति की तरह स्नेह और दिलासा देती लगती। कई बार मन ही मन में शालू के पापा को कोस चुकी थी। इससे बेहतर वह विधवा या तलाकशुदा होती। कम से कम पति की उपेक्षा का दष्ट तो हर पल नहीं चुभता। मैंने शालू से पूछा कि पापा को बताया है? उसने जवाब दिया, बता दिया था कि जांच कराने अस्पताल जा रहे हैं। जानती हो उन्होंने क्या कहा? कहने लगे, बाजार की चाट पकौड़ी खाई होगी, 1-2 दिन में पेट ठीक हो जाएगा, फालतू जांच में पैसा खराब कर रही हो। ये बताते बताते शालू के चेहरे की नसें तन गईं। वो तो चाहते ही हैं कि हम मर जाएं और वो मुक्त हो जाएं, पर मैं उन्हें मुक्त नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। शालू की आवाज़ काफ़ी देर तक मेरे कानों में गूंजती रही। मेरा दिमाग अपनी मेधा का प्रदर्शन करने को आतुर हो रहा था।
जरूर प्रसाद का किसी और से चक्कर होगा, तभी वह चाहते हैं कि पत्नी से मुक्ति मिल जाए, वह दूसरी औरत के साथ रह सके। मैंने मन में उठ रही इन बातों को बाहर आने से रोका, खुद को समझाया कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। घर लौटकर मैं रूटीन के कामों में व्यस्त हो गई। इत्तेफाक से अगले दिन अचानक मुझे मायके जाना पड़ा। एक हफ्ते बाद लौटी तो सामान रखने के बाद सीधे शालू के घर गई। सोचा पहले मिसेस प्रसाद का हालचाल ले लूं। घंटी बजाई, दरवाजा खुला, शालू ने खोला। वह मुझे कमजोर सी लग रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कितनी कमजोर लग रही हो। वह फुफक कर रो पड़ी। मम्मी को आंत का कैंसर है, वो भी दूसरी स्टेज में। इलाज के लिए टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में ले जाना पड़ेगा। पैसों के इंतजाम में लगी हूँ। पापा साथ जाने को तैयार नहीं हैं, कह रहे थे कुछ रुपए दे देंगे। ये सुनने के बाद अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन सोशल एंटिकेट्स के पालन में बरबस कदम बढ़ गए। शालू की मम्मी की कातर निगाहें मिली तो दिल में हूंक सी उठी। इस सीधी साधी महिला ने आखिर कौन सा पाप किया जो उसे जीवन के हर पल कष्ट भोगना लिखा है? क्या इसके भाग्य में सुख का ठौर नहीं है? करीब जाने पर वह गले लगकर रो पड़ी, कहने लगी, शालू को समझाओ, मुझे यहीं मरने दे। वैसे भी जीवन में कौन सा सुख है जिसके मुंह में जीने की इच्छा रहे? क्यों मेरे पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रही है शालू? उनका माथा सहलाते हुए मैंने दिलासा दिया, अरे आपको कुछ नहीं होगा, मुंबई के इलाज से आप ठीक होकर लौटेंगी। जहाँ तक शालू की बात है वह तो आपके साथ जाएगी ही। उन्होंने रोका, शालू को बैंक भर्ती की परीक्षा देनी है, वह तैयारी कब करेगी? उनकी बात को काटते हुए शालू बोली, माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं किताबें साथ ले चलूंगी, वहाँ पढ़ाई भी करूंगी, मामा के घर रुकूंगी तो डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। मामा अकेले ही रहते हैं। 3-4 दिन बाद ही शालू ने मम्मी के साथ मुंबई जाने का रिजर्वेशन करा लिया। बता रही थी, बड़े वाले जीजा जी ने 50,000 रुपये भेजे हैं, मामा ने भी मदद की आश्वासन दिया है। मैं बहुत अधिक आर्थिक मदद करने की स्थिति में नहीं थी, फिर भी अपनी तरफ से 10,000 रुपये दे दिए। ये भी मेरी जमा पूंजी थी जो पतिदेव के दिए महीने के खर्च से बचाकर रखी थी। शालू को कह भी दिया, रास्ते के लिए खाना मैं बना दूंगी। पूरी सब्जी के अलावा मैंने मठरी और बेसन के लड्डू भी ले जाने के लिए बनाए। उन्हें रवाना करने के बाद मन में उथल पुथल मची थी, पता नहीं वह ठीक होंगी कि नहीं। 3 दिन बाद मैंने शालू के मोबाइल पर कॉल की, पूरी घंटी बजी, फोन नहीं उठा। फिर मैं काम में व्यस्त हो गई। शाम को शालू का फोन आया, तब हालचाल मिला। बता रही थी सब ठीक है, मम्मी को एडमिट करा दिया है, कल यहाँ कुछ टेस्ट होंगे। हर दूसरे तीसरे दिन शालू का फोन आता और हालचाल मिल जाता। ऐसे ही महीने भर बीत गए। दोनों लौट आई। शालू बहुत खुश थी। डॉक्टर ने बताया कि हर दूसरे महीने आना पड़ेगा, साल भर में कैंसर से मुक्ति मिल जाएगी। शालू और उसकी मुंबई जाने का सिलसिला चल पड़ा। हर बार लौटने पर शालू की मम्मी पहले से बेहतर लगती। मैंने गौर किया, मुंबई से लौटने पर शालू के चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। वह पहले से ज्यादा खुश रहती है और उसका चुलबुलापन भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे मुंबई जाने का समय करीब आता है वह बेसब्र से लगने लगती है। मैंने सोचा कि माँ के ठीक होने की बढ़ती उम्मीद से वह खुश है, लेकिन एक दिन की घटना ने उसके खुशी का राज खोल दिया। दोस्तों, आगे की कहानी के लिए कृपया देखें भाग 2। धन्यवाद।